ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 4 का टॉपिक है, जबकि सिंध की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 2 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के दरमियान भी डिफरेंस देखेंगे और एंडो और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की, तो हम इस डायग्राम में दो तरह के मुख्तलिफ सेल्स देख रहे हैं। तो ये वाला जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये वाला जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो हम वन बाय वन करके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस पढ़ेंगे भी और इस डायग्राम की मदद से समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़ाहिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में शामिल हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसकी एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। और एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह किसकी एग्जाम्पल्स हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, यानी इनकी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक की एनिमल्स और प्लांट्स हैं। अब हम स्ट्रक्चर के लिहाज से और साइज वगैरह के लिहाज से डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या है? सेल का कंट्रोल सेंटर। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस मौजूद होता है कि नहीं होता, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी मौजूद नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और जो इनका विरासती मादा होता है डीएनए वगैरह, तो वो न्यूक्लियस के बगैर सेल के अंदर मौजूद होता है। जबकि इसके बरअक्स अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो हमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस नजर आता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की कि वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में छोटे होते हैं साइज में और यूकैरियोटिक सेल्स में बड़े होते हैं। तो राइबोसोम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये हमें डॉट डॉट छोटे छोटे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स का साइज छोटा हो, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स का साइज बड़ा होता है।
अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है सेल वॉल। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या है, एक लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है सेल वॉल की। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल मौजूद होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो ये मौजूद तो होती है, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद तो होती है। एनिमल का सेल दिखाया गया है, तो एनिमल के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, लेकिन जो प्लांट्स वगैरह के जो सेल होते हैं और जो फंजाई के सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल मौजूद होती है। तो हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहते हैं, यानी अमाइनो एसिड से और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं। जबकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, और जो फंजाई हैं उनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलके बनी है होती है। तो प्लांट्स और फंजाई जो हैं वो क्या हैं, उनके अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल में भी डिफरेंस पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, यानी उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होती है, पेचीदा होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स और फंजाई के सेल्स, उनकी जो सेल वॉल होती है वो केमिकली क्या होती है, वो होती है केमिकली सिंपलर, यानी उनका जो केमिकल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो सिंपल सी होती है। अब हम बात करते हैं एक और डिफरेंस की, जो कि हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान नजर आता है। तो वो डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज नजर आ रही हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो इस तरह की ऑर्गेनेलीज आया प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, ये देख लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, यानी मौजूद नहीं होती। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे बैक्टीरियल सेल नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई भी इस तरह की ऑर्गेनेलीज नजर नहीं आ रही, यानी यहाँ पे ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके इर्द गिर्द, यानी जिनकी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है, सॉरी जो लेयर होती है वो क्या होती है, वो एक मेम्ब्रेन की होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अब हम एक और डिफरेंस की बात करते हैं, तो वो है सेल साइज का डिफरेंस। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल वगैरह। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल है, इसके अलावा प्लांट्स और फंजाई वगैरह के जो सेल्स हैं, तो उनका जो सेल होता है वो लार्जर इन साइज होता है। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जी, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस जो है वाटर मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन है। हम जानते हैं क्या होती है। किसी भी मॉलिक्यूल का मूव करना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब होगी तो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O हम वाटर को कहते हैं। किसके थ्रू होगी? कोई उसके अंदर बैरियर आ गया है, कोई चेक पोस्ट आ गई है जो कि उसको चेक करके गुजरने देगी, वो है हमारे पास
मेम्ब्रेन, ठीक है। और मेम्ब्रेन जो है हम जानते हैं कि जो सेल होते हैं एनिमल या प्लांट सेल, उनके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। मेम्ब्रेन में से जब मॉलिक्यूल गुजरेगा तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन वो है क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन वो क्या है, वो है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस जो होती है, मेम्ब्रेन जो हमारे पास जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीजों को गुजरने की परमिशन देना और हर एक को गुजरने की परमिशन नहीं देना, ठीक है। सेमी परमिएबल हम यहाँ लिख लेते हैं, परमिट करता है और कुछ को परमिट वो नहीं करता। इसके बाद ये बात आती है कि ये हमारे पास जो डिफ्यूजन होती है मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ये पैसिव है। पैसिव हम जानते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। लेकिन जब पैसिव ट्रांसपोर्ट का वर्ड लिखा जाता है, इट्स मीन रिक्वायर्ड नो एनर्जी, एनर्जी के बगैर ये हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये है कि कहाँ पर होती है प्लांट्स में, इसकी एप्लीकेशन बहुत क्लियर कट है। वाटर जो है हम देखते हैं, हम पौधों को पानी देते हैं और वो ऊपर पत्तों तक कैसे पहुंच जाता है। ये वाटर की जो डिफ्यूजन होती है, मीन के ऑस्मोसिस हो रही होती है, वाटर की किसके थ्रू होती है, जो रूट्स में हम पानी डालते हैं इनकी जड़ों में, वो ऊपर तक चला जाता है। तो ये प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर्स की, ठीक है। और इसमें ये होता है कि कंसंट्रेशन हाई और लो होती है, तो उससे फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है और फिर वो ऊपर तक पहुंच जाता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन से गुजरता है तो इसलिए हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में किडनी से वाटर रिलीज होता है या फिल्ट्रेट होता है, वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की वजह से होता है और मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए उसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं, डिफ्यूजन जो होती है, ठीक है। डिफ्यूजन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है सैल्यूट और एक होती है एक होता है सॉल्वेंट। सैल्यूट वो चीज होती है हमारे पास जो कम मिकदार में होती है, ठीक है, जिस तरह हम पानी और शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास शुगर जो है 1 चम्मच है तो वो लेस अमाउंट में है, तो वो हमारे पास क्या है, सैल्यूट है, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया सैल्यूट है, लेस अमाउंट में होता है। और हमारे पास जो आता है सॉल्वेंट, वो जी होता है ज्यादा मिकदार में। यहाँ हम सॉल्वेंट लिख लेते हैं और हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इन एक्सेस है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में होता है, ज्यादा मिकदार में हो गया हमारे पास। और इस सॉल्वेंट जो होता है फिर सैल्यूट को अपने अंदर हल करके सोल्यूशन बनाता है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन। ये देखें हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, इसे लेबल कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या चीज है, ये जो आपको नजर आ रही है, हमने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको लेबल कर लिया हमने, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन से चीजें जो है, मॉलिक्यूल जो है जब पास करेंगे, ये बाहर वाली साइड है, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लेबल कर लेते हैं, ये आउटसाइड है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर इन साइड हमारे पास कम है, ठीक है, सेल के अंदर कम है, ठीक है। हमारे पास जो है पानी की जरूरत है, तो पानी जो है ये वाटर मॉलिक्यूल हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनको हम लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, H2O, वाटर को लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाटर जो बाहर ज्यादा है, ये अंदर मूव कर रहा है, मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है किसी चीज का अंदर जाना है, साइटोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो एंडो मीन होता है इनर और जो एक्सो होता है उसका मतलब होता है आउटर, कि किसी चीज का सेल से बाहर निकल जाना, ठीक है। एक्सो मीन होता है आउटर। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसेस में क्या हो रहा है सेल के अंदर। हमारे पास ये होती है, इसमें हमारे पास सेलुलर इंजेक्शन होती है, सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और सेल उसको कैसे अंदर लेकर जाता है उसको हम सेलुलर इंजेक्शन कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी चीज का सेल के अंदर एंटर होना, उसको हम सेलुलर इंजेक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास सेलुलर इंजेक्शन जो होती है उसमें हमारे पास जो सेल है अपनी मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके लेकर जाता है, ठीक है। इस प्रोसेसेस को हम हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं एंडोसाइटोसिस के, यहाँ हम लिख लेते हैं। एंडो के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस आएंगे जिनको हमने फर्दर डिवाइड किया है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम फैगोसाइटोसिस, उसके बाद हम देखेंगे पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल का सेल के अंदर मूव करना, और सॉलिड पार्टिकल जब मूव करेगा इसको हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। जब हम सॉलिड खा रहे हैं तो हम ईटिंग करते हैं और जब हम लिक्विड खाते हैं तो हम ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। तो फैगोसाइटोसिस क्या है ये हम देखते हैं, ये एंडोसाइटोसिस की ही एक टाइप है,
ठीक है, सेल के अंदर ही चीजें मूव करती हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं एंडोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए इसको क्लियरली समझाती हूँ कि कैसे हमारे सेल के अंदर चीजें मूव करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, हमें नजर आ रही है, कुछ चीजें इसमें लेबल है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की कवरिंग होती है, हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, और इसकी प्रोटेक्शन करती है और चीजों को मूवमेंट भी करने में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर जेल लाइक मैटर होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के काम फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये जो हमारे पास बड़ा सारा आपको बाहर एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ये रेड कलर का, ये एक सॉलिड फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं सॉलिड है और फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये सेल मेम्ब्रेन देखें इनगल्फ हो रही है। ठीक है, यहाँ से अंदर से इस चीज को लेके जा रही है, फोल्ड हो रही है। जो हमने यहाँ लिखा था कि फोल्डिंग होगी, ये इनफोल्डिंग इसकी हो रही है। यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो रही है। ठीक है, इनफोल्ड हो रही है, इसको सही करके लिख लेते हैं, इनफोल्ड हो रही है। ठीक है, जब इनफोल्ड होगी तो ये इसको कवर करेगी और फिर ये मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंदर जाके फिर ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया है अब, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन गया है। और फिर आगे इस तरह ये जो है ये एंडोसाइटोसिस जो फैगोसाइटोसिस कहलाती है, इसको हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि सेल फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, इस प्रोसेस को हम सेलुलर ईटिंग कहते हैं। सेल का किसी चीज का खाना, सॉलिड पार्टिकल का अंदर लेके जाना, और इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल अंदर मूव करेगा, सॉलिड मॉलिक्यूल मूव करेगा। ठीक है, ये सॉलिड हमने जैसे लिखा भी हुआ, यहाँ भी लिख लेते हैं कि सॉलिड पार्टिकल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं पिनोसाइटोसिस, जो कि लिक्विड की मूवमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं पिनोसाइटोसिस, लिक्विड की मूवमेंट। सेल, इसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, जिस तरह हम पानी पीते हैं, कोई लिक्विड चीज हम पीते हैं तो उसको हम ड्रिंकिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी जूस हो सकता है, कोई पानी वगैरह हो सकता है। हमारे पास डायग्राम आ गई, डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम इसको। ये हमारे पास जो छोटे छोटे डॉट्स हैं आपको पता है ये क्या है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी लिक्विड हो सकता है। यहाँ हम लिख लेते हैं लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड चीज जब ड्रिंक की जाती है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वैसे ही यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की बाहर वाली कवरिंग है वो वैसे ही इनफोल्ड होके यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या हो रही है, इनफोल्डिंग हो रही है। ठीक है, इनफोल्डिंग के थ्रू क्या करेगी, ये इन जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनको कवर करके अंदर ले जाएंगे। देखिए अंदर चलिए, अंदर फिर जाके हमारे पास फिर वैक्यूल बन गया है। ठीक है, अब ये इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ साइटो हमारे पास न्यूक्लियस भी है, तो सेल इस तरह से लिक्विड पार्टिकल्स को अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि पिनोसाइटोसिस को हम पिनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, कि सेल जो है वो ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई लिक्विड चीज अंदर लेके जा रहा है। यहाँ हम लिख लेते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग, ये आल्सो इसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग कहेंगे। और इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इसमें हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू, सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ये हमने एंडोसाइटोसिस की टाइप देखी, इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या है। जी, अब हमारे पास एक्सोसाइटोसिस, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि एक्सो मीन आउटर, बाहर चीजों का मूव करना, साइटोसिस मीन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेल के अंदर से। अब आउटर कैसे चीजें मूव करेंगी, जी हमारे पास हमने पहले भी डायग्राम देखी, हमारे पास एक फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉलिड है, फॉर एग्जांपल सॉलिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये अंदर मूव किया, ये हमारे पास क्या बन गया, वैक्यूल बन गया। ठीक है, फूड वैक्यूल बन गया, यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल बना। ठीक है, और ये फूड वैक्यूल जो है जब ये मिलेगा हमारे साथ लाइसोसोम जो कि एंजाइम्स होते हैं, इसके साथ मिलके यहाँ पर इसकी डिग्रेडेशन होगी। ये जब डिग्रेड हो जाएगा तो फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बाहर चीजें इस तरह मूव होंगी, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बाहर मटीरियल आ गया, वेस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, जो फूड अंदर आती है वो डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाती है। एक्सोसाइटोसिस यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक्सोसाइटोसिस में हुआ क्या क्या है हमारे पास, यहाँ वन बाय वन हम मेंशन कर लेते हैं कि लाइसोसोम्स के साथ, लाइसोसोम्स जो हैं उन्होंने लाइसोसोम्स क्या करेंगे, लाइसोसोम्स जो हैं वो प्लस हमारे पास फूड वैक्यूल जो है रिएक्ट करेंगे, आपस में कंबाइन होकर डाइजेशन होगी फूड की, फूड वैक्यूल। तो हमारे पास जो वो मटेरियल रिलीज करेंगे, वो बॉडी से जो भी एक्सक्रीट करेंगे, हमारे पास ब्रेकडाउन के बाद वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे ब्रेकडाउन होगी फूड की। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, वेस्ट इज
रिलीज फ्रॉम द सेल, ठीक है, रिलीज कर देंगे हम, सेल से बाहर चला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, वेस्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा कि सेल के अंदर कैसे मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होकर मॉलिक्यूल्स को अंदर लेती है, लिक्विड को ले तो हम उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, सॉलिड को ले तो हम उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये चीज़ों का अंदर आना है, फिर वैक्यूल जो बनता है वो लाइसोसोम से मिलकर ब्रेक डाउन करने के बाद सेल से बाहर चीज़ों को एक्सक्रीट कर देता है, इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं।